हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2024 का पेपर फर्स्ट का सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 3 से बिलोंग करता है। यूनिट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ टीचिंग। इससे पहले मैंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ टीचिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। एक एक चीजें मैं सारी चीजें लिख नहीं रही हूँ, कुछ चीजें बताती भी हूँ, वो आपने नोट भी करनी है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज इसको शेयर भी आप कर दीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ टीचिंग। मीन्स कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो है जब हम क्लासरूम्स में जाते हैं टीचिंग कराने, टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है मेनली टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स की तुलना में टीचर के लिए, कि वो किस तरीके से पढ़ाएगा, उसने क्या क्या तैयारियां करनी है और वो कैसे, मतलब किस तरीके से वो पढ़ाएगा कि जो चेंजेस वो बच्चों में चाहता है वो चेंजेस मिल जाए। तो आज का जो हमारा टीचिंग का फोकस रहेगा वो केवल टीचर पर रहेगा। ये जो फेज ऑफ टीचिंग है मेनली इंपॉर्टेंट होती है, मेनली फोकस्ड होंगी टीचर्स पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट्स ये डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी दैट will enable them to acquire the knowledge, skills as well as worthwhile values and attitudes। छात्रों को ऐसी गतिविधियों में संलग्न करने की प्रक्रिया जो उन्हें ज्ञान, कौशल, साथ ही सार्थक मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। तो जो फेज ऑफ टीचिंग है, ये फेज ऑफ टीचिंग क्या करता है, वो क्या करेगी, स्टूडेंट्स को क्या करेगी, एक तो नॉलेज प्रोवाइड कराएगी, इसके अलावा स्किल्स डेवलप कराएगी। ठीक है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करती है। देखिए स्टूडेंट्स में हमने डेवलप करने हैं, करना टीचर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल्स। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है या निर्देश देता है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक टीचर है, ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, वो भी टीचिंग में आता है, या फिर वो क्या कर रहा होगा, उनके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा, या फिर टीचिंग हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। मेन उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का, मेन उद्देश्य क्या है, जो जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो इफेक्टिव हो। ठीक है, जो बच्चा सीख रहा है वो इफेक्टिव हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज हो और उसको अपनी दैनिक जीवन में, भविष्य में यूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, जब शिक्षण शिक्षण के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया पूरी होगी। मतलब ये कह रहा है जब एक शिक्षण शब्द जो है वो सीखने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो शिक्षण अगर कंप्लीट होगा, शिक्षण प्रक्रिया जब पूरी होगी, तब हम कहेंगे। शिक्षण का मतलब ये नहीं है केवल पढ़ा देना, अभी हम सीखेंगे। शिक्षण का मतलब केवल पढ़ा देना नहीं होता, इसीलिए कह रहा है कि अगर शिक्षण कंप्लीट हो गया तो हम मान लेंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। मतलब ये कहीं ना कहीं शिक्षण जो है वो सीखने पर भी निर्भर करता है, मतलब लर्निंग पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसने पॉइंट लिखा है टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। क्योंकि जब शिक्षण कंप्लीट होगा, जब हम कहेंगे शिक्षण पूरा हो चुका है, टीचिंग पूरी हो चुकी है, इसका मतलब है बच्चे ने सीख लिया है। इसीलिए लर्निंग और टीचिंग बहुत क्लोजली रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं टीचिंग की बता देती हूँ, फिर हम फेस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग में देखें, शिक्षण की परिभाषाएं हैं। जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने दो लिखी हुई है। सबसे पहले जैक्सन के अकॉर्डिंग, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर person, one of whom teacher intends to effect certain changes in other participants student। ये कह रहा है शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ है। इसका मतलब है टीचिंग की अगर बात हम करेंगे तो इसमें दो व्यक्ति होंगे, दो लोग होंगे, कोई दो, ठीक है, कोई दो पर्सन है, उनके बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें से एक तो क्या होगा, टीचर होगा, और दूसरा क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा उसका, या पार्टिसिपेंट लिखा है। और ये टीचर क्या चाहता है कि इस स्टूडेंट में मैं कुछ चेंजेस लाऊं, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, टीचर का एक गोल है कि मैंने इस स्टूडेंट के ऊपर, इस स्टूडेंट पे ये चेंजेस लाने हैं, मतलब ये उसका गोल है। तो वो अगर इसे पूरा करता है तो इसी को हम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट भी देना है, केवल पढ़ाना नहीं है, रिजल्ट भी देना है बच्चे में, जो हम चाह रहे थे क्या वो हमने पूरा कर लिया या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लर्क। क्लर्क के अकॉर्डिंग, क्लर्क है, उनके अनुसार टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड
टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये भी लगभग डेफिनेशन वही है। शिक्षण से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो छात्र के व्यवहार में सुधार लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती है। ठीक है, शिक्षण का मतलब शिक्षण में वो सारी गतिविधियां आ जाएंगी। बार बार हम एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षण का उद्देश्य है हमें पढ़ाने हैं बच्चों को, और खाली बच्चों को पढ़ाना नहीं है, जो हम चाह रहे थे, जो हमारा गोल था वो हमारा पूरा हो जाए, जो हमारा उद्देश्य था, मतलब वो उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो इसका मतलब है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं, कि उन सारी गतिविधियों से जिससे छात्र के व्यवहार में चेंजेस आ जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए जो भी हम डिजाइन करते हैं टीचिंग में, उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया मैंने क्राइटेरिया, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, मैं समझा दूंगी। क्राइटेरिया फॉर टीचिंग, अगर कोई टीचिंग करने जा रहा है, कोई टीचर है वो पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, शिक्षण करने जा रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ाए, वो कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चों को। तो वो जब क्राइटेरिया की बात करें तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं एक टीचर के लिए। एक तो है प्रॉपर प्लानिंग। अगर वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर प्लानिंग नहीं है, ऑल ऑफ सडन एकदम से क्लासरूम में गया और कुछ भी उठा के पढ़ा दिया, तो एक अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा, और बच्चों को भी सीखने में दिक्कत होगी। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले उसको खुद सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं आएगा या आपने खुद ही नहीं पढ़ा है, तो आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तो सेल्फ लर्निंग, ठीक है, स्वयं से सीखना, वो भी जरूरी है। इसके अलावा ये भी टीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लासेस में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। नॉर्मल बच्चे होंगे जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होगा, 100 से क्रॉस होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50 के करीब होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिलो 50 होगा, मीन्स गिफ्टेड चाइल्ड भी होगा, भी होंगे, आईक्यू लो आईक्यू वाले बच्चे भी होंगे, हो सकता है CWSN बच्चे भी हों, है ना, डिसेबल बच्चे भी हों। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए टीचिंग कराई जाएगी, तो वो इफेक्टिव टीचिंग होगी। ठीक, इसके अलावा सिंपैथेटिक, एक टीचर का कहते हैं कि व्यवहार सबसे जरूरी है, कि उसके अंदर बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी नया बच्चों को सिखाने जा रहा है, तो ये नहीं कि वो गया और उसने एक लेक्चर दिया और आ गया। बच्चों के साथ सिंपैथेटिक, उनको क्या चाहिए, मतलब क्या वो चाह रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके बच्चों के प्रति अगर एक सिंपैथी, एक प्रेम की भावना होगी, तो डेफिनेटली वो जो टीचिंग होगी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव, ठीक है, सहयोग की भावना। हम क्लासरूम में गए, बच्चों को हमने लेक्चर दिया और आ दिए, जब तक कॉपरेशन नहीं होगा ना, बच्चा टीचर को कॉपरेट करेगा और टीचर को बच्चे को कॉपरेट नहीं करेगा, तब तक एक इफेक्टिव टीचिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो कॉपरेशन मतलब सहयोग की भावना होनी जरूरी है, टीचर की स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर, ये बहुत जरूरी है, प्रजातांत्रिक एक वातावरण। अब सोचिए किसी बच्चे का, क्लासरूम में कोई बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, ठीक है, एक टीचर है, केवल उसी की ओर को देखा जा रहा है, उसी को पढ़ा रहे सबको, लेकिन बस उसी को फोकस, किसी बच्चे से पूछा जा रहा है, तो ये एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मतलब सारे बच्चे हमारे लिए एक से, अगर कोई टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, सारे बच्चों को अगर इक्वल नजरिए से देखेगा, तो डेफिनेटली वो जो टीचिंग होगी इफेक्टिव होगी। और यही कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक जो होता है, क्लासरूम में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, एक क्लास में सारे बच्चे एक से नहीं होते हैं ना। अगर मान लीजिए वहां पर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो आप उनके साथ क्या गलत मतलब उसकी ओर को देखेंगे ही नहीं, तो ये तो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर हुआ ही नहीं ना। तो ऐसी टीचिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी, बच्चा रिजल्ट ही नहीं देगा। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टीचिंग। जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए आज से लगभग 20 ईयर्स एगो फोन का उतना प्रचलन नहीं था, सारी चीजें बोर्ड में लिखी जाती थी। आज मोबाइल से वीडियोस दिखाई जा रहे हैं, एनिमेशंस दिखाई जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो नए नए टूल्स का अगर यूज करते हैं, तो वो प्रोग्रेसिव टीचिंग है, मतलब प्रगतिशील शिक्षण है, नई चीजों को यूज करते हुए। और अगर वही जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, पारंपरिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम कहें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को एनिमेशन दिखाया जा रहा है और वही मैं बोर्ड में डायग्राम बना रही हूँ, तो कौन इफेक्टिव टीचिंग है। तो इफेक्टिव टीचिंग है जो हम पावर पॉइंट की मदद से, प्रेजेंटेशन की मदद से बच्चों को दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगी और बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो टीचिंग में होने बहुत जरूरी है। तो क्राइटेरिया को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण के चर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर टीचिंग की हम बात करें, ठीक है, अगर हम टीचिंग की बात करें, तो शिक्षण में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो एक इसमें होता है इंडिपेंडेंट चर, जिसे इसे कहते हैं स्वतंत्र चर, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, अपने हिसाब से चलता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टीचिंग में होता है टीचर, शिक्षक। वहीं अगर हम बात करें इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में शिक्षण
और जब हम अधिगम अर्जित कर रहे हैं, बच्चे अर्जित कर रहे हैं, उसके बीच में क्या होता है, इंटरवीनिंग होते हैं, मतलब हस्तक्षेप करते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। और तीसरा होता है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि आश्रित होते हैं, ठीक है, इन हस्तक्षेप चर पर भी और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, लाइक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो होगा वो जो उसके एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, टीचर पर डिपेंडेंट रहते हैं कोई भी चीज सीखने में, शिक्षण में है ना, शिक्षण में इनका काम है स्टूडेंट का सीखना, और वो किससे सीखते हैं, डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, इसलिए इसको कहते हैं आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल्स। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने इसीलिए लिख दिया है, मैंने कहा केवल बोलने बोलने से भी आपको कंफ्यूजन होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है जो छात्रों को सीखने में मदद करता है। आपको पता है टीचर का काम ही है बच्चों को पढ़ाना, हेल्प करना उसकी। तो टीचर पाठ की योजना बनाते हैं, लेसन प्लान वो बनाएगा और उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और वो सोचता है, वो मतलब वो पूरे प्रयास करता है कि किस प्रकार बच्चा सीखेगा और उसके अनुभव को बढ़ाया जाए, मतलब किस प्रकार उसमें जो हम टारगेट है, जो गोल है, वो हम अचीव करा दे बच्चे में। ठीक है, द टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हेल्प इन स्टूडेंट्स लर्न। द टीचर प्लान एंड ऑर्गेनाइज द लेसन्स, ही ऑफर इनसाइट एंड मेक चेंजेस इन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब दूसरा है एक्सपीरियंसेस, जो सेकंड वेरिएबल्स है, जिससे इंटरवीनिंग, जो हस्तक्षेप करने का काम करते हैं पढ़ाने की प्रक्रिया में, टीचिंग की प्रक्रिया में। इस चरण में सीखने का अनुभव शामिल है। इस चरण में शिक्षक और छात्र सीखने की प्रक्रिया के दौरान बातचीत करते हैं। ठीक है, इंटरवीनिंग वाले जो वेरिएबल्स हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, अगर हम देखें टीचिंग की बात करें तो टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, तो दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो उस दौरान जब हम क्या होता है, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में दिखा रहे हैं, ग्लोब के मॉडल से, जिससे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो, वो मेंटली कमजोर हो सकता है वो बीमार हो, या हो सकता है उसका अटेंशन ना लग रहा हो, कंसंट्रेशन नहीं हो रहे हो पढ़ने में, तो ये सारे वो है, या हो सकता है रूम का एनवायरनमेंट ठीक ना हो। तो ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कहीं ना कहीं टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएंगे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ये वो चर हैं जो कहीं ना कहीं टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस वेरिएबल्स consist of learning experiences. In this stage, the teacher student interact during the learning process. The teacher conveys demonstration, presentation and एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं थर्ड वेरिएबल्स की, जो कि है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें आता है स्टूडेंट, जो सीखने के लिए अपने टीचर्स पर निर्भर रहता है, छात्रों को अपनी सीखने की क्षमता विकसित करने के लिए अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करता है। जो टीचर बता रहे हैं वो बच्चा फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं टीचर, स्टूडेंट जो है वो टीचर पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। स्टूडेंट्स आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स हु डिपेंड्स ऑन दियर टीचर्स टू लर्न। स्टूडेंट should follow learn. Students should follow the instruction from their teachers to develop their learning abilities. ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अब आते हैं हम उस टॉपिक पे जो इसके नाम था, जिस टॉपिक का, ये टॉपिक पढ़ने के लिए ऊपर के टॉपिक आपको पता होने चाहिए, वो बहुत कंपलसरी है। तो फेज ऑफ टीचिंग की बात करें, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो शिक्षण की अवस्थाओं का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया था फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द्वारा। शिक्षण की अवस्थाओं या फेज ऑफ टीचिंग का क्लासिफिकेशन जो है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द्वारा किया गया। इनके अनुसार शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। फेज ऑफ टीचिंग आर ऑफ 2 टाइप। प्री एक्टिव फेज, जिसे कहते हैं पूर्व सक्रिय अवस्था। दूसरा होता है इंटरएक्टिव फेज, जिसमें अंतर सक्रिय अवस्था, ठीक है, अंतर क्रिया भी कह सकते हैं अवस्था। और तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट सक्रिय अवस्था या अनुसक्रिय अवस्था। तो प्री एक्टिव फेज में मेनली इसका काम होता है, टीचर्स प्लानिंग करेगा कि किस प्रकार उसने पढ़ाना है, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने हैं, क्या क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, मतलब सारी प्लानिंग जो होती है वो इसमें हो जाएगी, टीचर द्वारा जो की जाती है, टीचर करेगा, बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, टीचर का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा होता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में बच्चा और टीचर, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों होंगे, उनके बीच इंटरेक्शन होगा, टीचर पढ़ाएगा, बच्चा सीखेगा, हो सकता है बीच में उसमें टीएलएम भी यूज किया जाए, तो टीएलएम को मैनेजमेंट करने का भी काम होगा, तो कंडक्शन होगा और मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज में, कि टीचर ने प्लानिंग की थी, उसके बाद बच्चे को पढ़ाया, अब हमने क्या लेना है बच्चे से, कि बच्चे को कितना आया, उसका असेसमेंट करना है, इवेल्युएशन करना है, और अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसको फिर से क्या करना है, उसको फिर से आगे को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने हैं कि कैसे, अगर वो सही कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो तब भी उसको हमने क्या करना है, एक प्रॉपर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा के दोबारा से उसको सीखने के लिए हेल्प करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे एक एक करके सारे
स्टेजेस को देखते हैं, सारे फेजेस को। सबसे पहला है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसे पूर्व सक्रिय अवस्था कहते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, पहले डायग्राम में देखिए, एक टीचर है, वो लैपटॉप रखा हुआ है, बोर्ड भी रखा हुआ है, वो अपने कुछ नोट्स बना रही है। तो एक प्रकार से सोचिए कि इसमें टीचर क्या करेगा, ये पूरा फेज, प्री एक्टिव फेज टीचर के लिए बना हुआ है। इसमें देखिए थर्ड डायग्राम में टीचर मॉडल्स बना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें लेसन प्लान्स बना रहे हैं। इसके अलावा गोल्स, हमें क्या क्या चीजें बच्चे को आज के दिन सिखानी है, किस किस समय क्या टीएलएम यूज किया जाएगा, और क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए जाए। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, ये पढ़ाने से पहले मैंने इसमें फोटोज लगा दी, एग्जाम्पल सोच ली कि मैं कैसे समझाऊंगी। तो ये मैंने प्लानिंग करी है। आपको मैंने ये वीडियो, आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने से पहले जो भी मैंने प्रक्रियाएं की, ये सारा वीडियोस, फोटोज डाली, कलर्ड किया, इसके अलावा एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, है ना। ये सारी किस्म आ जाएगी प्लानिंग वाली फेज में, जिसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज में। इसमें लिखा हुआ है वट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वट विल आई टीच इट, वो एम आई टीचिंग, ठीक है। इसके अलावा हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मतलब सब कुछ पहले ही सोच के रख लेना कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूंगी। मतलब ये भी तो होगा ना, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर वहां नहीं है पढ़ने में, तो फिर मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे लाऊंगी। तो मतलब इस प्लानिंग में, क्लासरूम में जाने से पहले जो कुछ भी टीचर प्लान करेगा एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, वो सब आ जाएगा। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, प्लानिंग, इसको प्लानिंग फेज या योजना चरण कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं टीचिंग की प्रिपरेशन की जाती है, शिक्षण की तैयारी की जाती है। इसके अलावा ये जो प्रक्रियाएं होती है क्लासरूम टीचिंग से पहले की बात है, जब आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उससे पहले जो काम भी हम करेंगे वो सारा किसमें आ जाएगा, प्लानिंग फेज में आ जाएगा, प्री एक्टिव फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक जैक्सन थे, आपको पता है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है फेज ऑफ टीचिंग का। जैक्सन कहते हैं ये क्या है ना, ये जो फेज है ये एक प्रकार से शांत शांत भाग है। टीचिंग के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उस टीचिंग का एक बिल्कुल शांत भाग है। मतलब इसमें टीचर बिल्कुल मन लगा के शांति से, ठीक है, शांति से क्या क्या बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन शांत होकर। किसी को देखो, जब टीचर पढ़ाते तो उसमें आवाज आ रही है, हल्ला हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन जब टीचर प्लानिंग कर रहा होता है बच्चों को कैसे पढ़ाने, क्या पढ़ाना, तो वो सोच रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उसने बोला कि ये काम भाग है, एकदम शांत शांत होकर टीचर इसमें सोचता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टास्क टीचर को करने पड़ते हैं, जैसे कि उसे लेसन प्लान बनाना पड़ता है। इसके अलावा ये भी सोचना है कि बच्चे बैठेंगे कैसे, ये भी सोचना है, अरेंजिंग फर्नीचर, और क्या क्या टीएलएम चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, पेपर्स मैनेज करेगा। इसके अलावा स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट भी देखेगा, अरे बच्चे ने पहले कैसा दिया था, उनका मेंटल लेवल कैसा है। रीडिंग सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, अलग अलग टेक्स्ट बुक जो पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक के सेक्शन को भी अच्छे से देखेगा, क्या क्या टीएलएम यूज करना है, सारी चीजें इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे टास्क जो कि प्लानिंग फेज में किए जाते हैं। अब कुछ स्टेप्स मैं बता देती हूँ कि जब टीचर प्लानिंग करता है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचर्स को सबसे पहले जो कुछ भी वो पढ़ाने जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो वो पढ़ाई से कोई काम नहीं। वो शुरू में देखेगा कि मैंने बच्चे को ये सिखाना है। आपने किया है ना बीएड में, लेसन प्लान बनाते वक्त हम लिखते थे ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए टॉपिक के, कि बच्चे को पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा दी, तो पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद हो जाने चाहिए। इसके अलावा तत्वों की आवर्त संख्या, वर्ग संख्या, ये याद हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। उन्हीं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो भी पढ़ाने जा रहा है उसके लिए कंटेंट का सिलेक्शन करेगा कि मैंने क्या क्या कंटेंट यूज करना है। और इसी प्रकार अगर नेक्स्ट हम बात करें, क्या क्या कंटेंट यूज करना है, मतलब क्या क्या टीएलएम यूज करेंगे, क्या क्या लेसन प्लान है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक में पढ़ाऊंगी, क्या क्या एग्जांपल यूज करूंगी, किससे पढ़ाऊंगी, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों, यहाँ नीचे भी मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया हुआ है कि नेक्स्ट ये कहता है कि हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग फॉर प्रेजेंटेशन। ऐसा है कि एक टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ानी फॉर एग्जाम्पल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या सीधे में हो सकता है 118 तत्वों को बताना शुरू कर दूं, ऐसे नहीं ना, बेस से पढ़ाऊंगी। पहले मैं बताऊंगी भाई पीरियोडिक टेबल किसने दी, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें इतने वर्ग, इतने वो, इसको वर्ग कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं, इससे लेफ्ट टू राइट ये होता है, टॉप टू बॉटम ये होता है, फिर होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सीक्वेंसिंग फॉर प्रेजेंट करने का एक सीक्वेंस रहेगा। अगर ये तरीका रहेगा, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने डायरेक्ट फेज ऑफ टीचिंग नहीं पढ़ाई, उससे पहले मैंने कुछ चीजें बताई, ताकि आपका एक क्या हो, एक वो तैयार हो जाए, बैकग्राउंड तैयार हो जाए कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथोडोलॉजी हमने यूज करनी, क्या क्या शिक्षण विधियां हमने यूज करनी है, उनकी भी हमें पहचान करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने पढ़ाना है। इसके अलावा है लास्ट है डिटर्मिनेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, जैसे खेल विधि है, व्याख्यान विधि है। इसके अलावा लैब में आप कराते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, और इसके अलावा लेबोरेटरी में आप प्रयोगशाला में कराते हैं बच्चों को काम, है ना। तो टीम टीचिंग कराते हैं। तो एक प्रकार से ये सोचिए कि अलग अलग मेथड्स स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे, ठीक है, तकनीकों का निर्धारण करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो ये मैंने बनाया है बच्चों प्री एक्टिव फेज का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन हो रही है, टीचिंग शिक्षण उद्देश्य बनाए जा रहे हैं, टीचर एक शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं। दूसरे में सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हो रहा है, क्या क्या टीएलएम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा उसको सीक्वेंस में लगाना है प्रेजेंटेशन को, पहले क्या बताऊंगी फिर क्या करूंगी। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी का यूज करना है, टीचिंग में क्या क्या मेथड्स और क्या क्या नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी यूज करोगे। जैसे इसने लिखा है डिजिटल मीडिया का यूज होगा, केस स्टडी है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराएंगे, काउंसलिंग होगी, ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे। तो ये सब क्या है स्टेप्स होते हैं प्री एक्टिव फेज के। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेप, यह है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसे अंतर सक्रिय अवस्था कहते हैं। तो अभी तक टीचर क्या कर रहा था, जो प्री एक्टिव फेज था या प्लानिंग फेज था, उसमें टीचर अकेला था, शांत था, अपने कमरे में लेसन प्लान बना रहा था, नोट्स बना रहा था, एग्जाम्पल सोच रहा था, टीएलएम बना रहा था, मॉडल बना रहा था, लेकिन वो बच्चों के सामने गया नहीं था। अब आ गई इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अंतर सक्रिय अवस्था। अब सोचो आपने प्लानिंग वानिंग सब कर ली, अब आप क्लासरूम में एंटर कर गए। आप क्लासरूम में, ये देखिए मैडम क्लासरूम में एंटर कर चुकी हैं। अब शुरू होने वाला है इंटरेक्टिव फेज। तो इंटरेक्टिव फेज में दो लोग हैं, कौन, एक तो टीचर है, एक स्टूडेंट्स है। तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इंटरेक्शन होगा। अभी तक जो भी प्लानिंग की थी वो यहाँ पर उसने क्या कर देना है, सबके सामने फैला देना है। जो कुछ भी अभी तक प्लानिंग की थी, जो सोचा था, जो एग्जाम्पल सोचा था, जो पढ़ाना था, जो टीएलएम यूज करने थे, वो सब क्या होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों एक्सक्यूजन फेज, निष्पादन चरण, मतलब यहाँ पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं, यहाँ पर जो भी आपने प्लानिंग की थी उसका क्रियान्वयन आप यहीं पर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्या है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। अभी तक तो मैं सोच रही थी ना, मैं अभी बच्चों के सामने नहीं गई थी। प्री एक्टिव फेज में मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को ये बताऊंगी, ये पढ़ाऊंगी, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊंगी, फोटोज दिखाऊंगी, एनिमेशन सोच रही थी। अब मैं उस चीज को कर रही हूँ। तो ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है। इन इट इंक्लूड्स ऑल दोज बिहेवियर एंड एक्टिविटी विच अ टीचर यूज आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि क्लासरूम में जाने के बाद टीचर जो भी एक्टिविटीज करेगा, स्टूडेंट जो भी एक्टिविटीज करेगा, वो किस में आ जाएगा, इसी फेज में आता है, इंटरेक्टिव फेज में। नेक्स्ट जैक्सन कहते हैं, पीडब्ल्यू जैक्सन कहते हैं, द टीचर प्रोवाइड pupils verbal stimulation of various kinds, makes explanation, ask question, listen to student, respond and provide guidance। शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मौखिक उत्तेजना उत्पन्न करता है, स्पष्टीकरण करता है, पूछता है, उनसे प्रश्न पूछता है, छात्रों की प्रतिक्रियाएं सुनता भी और उनको मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। तो जो इंटरेक्टिव फेज होता है, इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच, तो उस समय क्या होगा, पीडब्ल्यू जैक्सन कहते हैं कि टीचर पढ़ाएगा, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन भी करेगा, जहां पर नहीं आ रहा है पूछा है क्या नहीं आया आपको समझ में। इसके अलावा अगर बच्चे का कोई डाउट होगा उसको मार्गदर्शन भी करेगा, और बच्चे की प्रतिक्रिया भी सुनेगा, कैसा लगा या क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ इंटरेक्टिव फेज, अंतर सक्रिय अवस्था के कुछ चरण हैं, 3 स्टेप हैं। एक है परसेप्शन, एक है डायग्नोस्टिक, एक है रिएक्शन, ठीक है, प्रतिक्रिया। परसेप्शन धारणा, डायग्नोस्टिक निदान, और रिएक्शन प्रतिक्रिया, ठीक है। देखिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, जो धारणाएं थी टीचर्स की, ठीक है, जो टीचर ने सोचा हुआ था वो यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब कुछ प्रॉब्लम्स आई बच्चों को, उनका क्या है डायग्नोसिस भी करा। कुछ प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं, उनका मैम मुझे ये समझ नहीं आया, इसका टू क्यों है, इसको यहाँ क्यों रखा। उन्होंने बोला भाई हीलियम को इतने दूर क्यों रख दिया, बीच में गैप क्यों छोड़ दिया। तो उसका निदान भी कर दिया हमने कि यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आई। उसने बच्चे ने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जस्ट बगल में हीलियम क्यों नहीं रखा, उससे 18 ग्रुप के बाद, 18 वर्ग के बाद क्यों रख दिया आपने, मतलब इतना दूर हाइड्रोजन और हीलियम के बीच इतनी दूर क्यों रखी। तो उसका निदान भी किया कि क्या रीजन था, निदान भी करा। अब बच्चा उसमें प्रतिक्रिया दे रहा है कि मुझे, जैसे टीचर ने कुछ पूछा और बच्चे ने बताया कि हाँ हाँ ये चीज मुझे समझ में आई, यहाँ हाइड्रोजन का ये होगा और हीलियम इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो ये वो प्रतिक्रिया भी दे रहा है साथ साथ में। प्रतिक्रिया खुद ही समझ लो, बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया है ना, जो टीचर ने पढ़ाया उसके उसको रिस्पॉन्ड करते हुए उसने कोई क्वेश्चन करे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्रतिक्रिया है। तो इंटरएक्टिव फेज में आप समझ लीजिए टीचर और बच्चे के बीच जो कुछ भी होगा ना, टीचर का पढ़ाना और बच्चे का
क्वेश्चन पूछना या डाउट पूछना, तो ये सब क्या आएंगे, अंतरक्रिया अवस्था के चरण है। परसेप्शन, धारणा बनाना, ठीक है, जो भी चीज सोची थी उसको एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा डायग्नोसिस करना, जो प्रॉब्लम से निदान करना, और बच्चों द्वारा प्रतिक्रिया करना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, ये लास्ट हमारा फेज रहेगा। पोस्ट एक्टिव फेज की अगर बात करें तो इसे पोस्ट सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था या अनुसक्रिय अवस्था भी कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद का, प्रीएक्टिव, बच्चों को एक्टिव बनाने से पहले जो काम किया मतलब प्लानिंग, उसके बाद इंटरेक्टिव, बच्चों और टीचर के भी इंटरेक्शन हुआ, पढ़ा दिया है टीचर ने, कंप्लीट हो गया, बच्चों ने सीख लिया, ठीक है। कितना सीखा वो अब होगा। अब बच्चों, मैंने पढ़ाया बच्चों को और मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने वाला चरण क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्री एक्टिव फेज। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ और आप वहां से सुन रहे हो, तो जिस समय आप ये सुन रहे हो ये हो गया इंटरेक्टिव फेज। अब मैं इसके बाद आपको इस टॉपिक के एमसीक्यूज दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो जो एमसीक्यूज दूंगी और आप उनको करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, पोस्ट एक्टिव फेज। उसमें आपको पता चल जाएगा कितना आपने पढ़ा था, कितना सीखा, कितना आपको आया, कितना नहीं आया, आपको फीडबैक भी मिल गया उसके बाद। आपको पता था 40 क्वेश्चन दिए थे मैम ने, मैं केवल 35 कर पाया, 5 मैंने गलत हो गया, मतलब मैंने अभी भी अच्छे से नहीं सीखा, आपको खुद ही रिइंफोर्समेंट मिल गया। तो ये सारी चीजें इसमें होगी जिसमें असेसमेंट और मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप्स है, थर्ड फेज है पोस्ट एक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, कम फीडबैक फेज है, मूल्यांकन और फीडबैक चरण या फिर पुनर्बलन चरण कह सकते हैं। ये फाइनल फेज है, टीचिंग का लास्ट चरण होता है, कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो ये लास्ट है, ये इवेल्युएशन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड नेसेसरी फीडबैक, इसमें फीडबैक भी दिया जाता है। एक बार बच्चों को फीडबैक ऐसे समझ लीजिए, हमने साल भर बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में लाने के आप जैसे आप ही का है 35 नंबर आए, तो आपको फीडबैक खुद ही मिल गया, खुद ही मिल गया। अब क्योंकि हम क्या है, आमने सामने नहीं है, अगर मैं स्कूल में क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैंने टेस्ट लिया, अब तो बच्चों को नहीं आया, तो मैं फीडबैक भी दूंगी, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये अच्छा किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक दूंगी। तो उससे क्या होगा, बच्चा आगे और इंप्रूवमेंट करेगा। तो नेक्स्ट है, इट इज रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें दोनों प्रक्रियाएं हैं, सीख भी रहे हैं बच्चा और हम सिखा भी रहे हैं उसको। The teacher analyze as to what extent the students have grasped material present to them। ये कह रहा है कि इस स्टेप में टीचर ये एनालाइज करते हैं कि बच्चों को मैंने जो कुछ भी सिखाया, जैसे 40 में से एक बच्चे ने बोला कि दीदी मेरे 35 नंबर आए, तो मैंने ये समझ लिया कि बच्चे ने किस लेवल तक मेरे वीडियोस को अच्छे से सुना था या किस लेवल तक उसने ग्रेस्प किया था, समझा था, ठीक है। तो द टीचर इज एबल टू सी वेदर द मेथड एंड स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय हिम वर सक्सेसफुल एंड इफ सो व्हाट एक्सटेंट। मतलब जब पढ़ाने के बाद जब हमने रिजल्ट मिल गया बच्चे का, तो उससे हमें ये भी पता चल गया कि ये मेथड अच्छी है या नहीं है। मैं केवल ओरली पढ़ा रही हूँ आपको, जैसे मैं स्कूल की बात करती हूँ, पहले दिन मैंने एक बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, वो उनको ओरली पढ़ाया तो उनको समझ नहीं आया, फिर दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ ट्रिक्स बताई तो बच्चों को समझ में आ गया, तो मैंने उस मेथड को यूज किया, मैंने मॉडल दिखाए बच्चों को, इंटरेक्टिव पैनल में पढ़ाया, मैंने एनिमेशन दिखाए, तो बच्चों को और जल्दी समझ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चल गया कि बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने हैं तो कौन सी रणनीतियां अपनानी पड़ेगी, कौन सी मेथड अप्रोप्रिएट होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है ये वाला चरण तब आता है, दिस फेज अकर्स व्हेन टीचर इज डन विद द क्लासरूम सेशन एंड लुक्स बैक द एसेस द एंटायर प्रोसीजर, ठीक है। ये कह रहा है ये मेथड तब इंक्लूड आती है, ये मेथड तब होती है जब टीचर पूरा पढ़ाई करा देता है बच्चों को, पूरा कक्षा सत्र उसका पूरा हो जाता है, उसके बाद आती है आकलन करने की जिम्मेदारी, ठीक है। जब आकलन करना, असेसमेंट या इवेल्युएशन करने की बारी आती है कि हमने जो पढ़ाया बच्चे को कितना आया, तो ये वो फेज है, ठीक है। एट लास्ट ये जो फेज है पोस्ट एक्टिव फेज, ये तब होता है जब टीचर कंप्लीटली पढ़ा चुका है, प्लानिंग होने के बाद टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है। अब फाइनली क्या है, ठीक है, अब फाइनली इसमें क्या होने वाला है, अब टीचर ने ये देखना है कि जो टीचर ने पढ़ाया, जो उनके बीच इंटरेक्शन हुआ, जो उसने प्लानिंग की थी, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, क्या बच्चों ने उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लिया है, जो उद्देश्य थी उनकी, क्या उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं जो टीचर्स ने उद्देश्य बनाए थे बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, उसके लिए क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, बच्चों को जैसे हो सकता है कोई टेस्ट दे दे, हो सकता है पढ़ाने के लिए कह दे, हो सकता है जो क्या है एमसीक्यूज लगाने के लिए आता है, इसके अलावा प्रेजेंट करने के लिए दे दे, ठीक है। या फिर डेली लाइफ के क्वेश्चन, आप जो पढ़ाया है उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ, तो क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा,
इसमें पोस्ट एक्टिव फेज के अगर स्टेप्स की अगर बात करें, वो इवेल्युएट करेगा अलग अलग मेथड से जो भी पढ़ाया है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट है, जो उसने शुरुआत में ही प्लानिंग की थी कि ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इसका असेसमेंट या जो मैं इवेल्युएशन करूंगी वो किस तरीके से कौन कौन सी मेथड से करूंगी। ठीक है, तो मेथड्स अभी नीचे लिखी है, मैं देख लीजिए, एक बार देख लीजिए इसे। जैसे इसमें लिखा है असेसमेंट कैसे होगा, उनके बीच बच्चों के बीच कन्वर्सेशन करेंगे, इसके बाद बच्चों से कहेंगे खुद कितना सीखा आप आपस में बताइए, आपस में वो कीजिए, असाइनमेंट देंगे या चेक लिस्ट देंगे, ओरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, पीयर असेसमेंट होता है, रेटिंग स्केल है, क्विज क्विज दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको, ऐसे दे सकते हैं, है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसमें इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चे को, वो इवेल्युएट मतलब उनका मूल्यांकन करना। दूसरा, इवेल्युएट करने के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्या रिजल्ट आया बच्चे को, जो मैंने पढ़ाया था, चाहे वो टेस्ट दिया, क्विज दिया, ओरल पूछा, प्रेजेंट करने के लिए कहा, बच्चे ने कितना सीखा, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, तीसरा स्टेप। और इन केस अगर उसको नहीं आया, चीजें जो टीचर ने सिखाई थी, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, मतलब 100% आना चाहिए था लेकिन वो 10% सिखाया, तो जो 90% उस बच्चे को नहीं आया, पहले तो उसका कारण जानेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या समझ में नहीं आया, और उसका क्या करेंगे, मतलब उसको पृष्ठ पोषण देंगे, फीडबैक देंगे। उसके बाद दोबारा से उसको वही टीचिंग प्रोसेस दोबारा से अपनाएंगे, कोई नई मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर उस बच्चे को समझ में आ गया है तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपने यूज की थी, मेथड्स यूज की थी, जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा और बच्चों को जल्दी भी समझ में आ गया। तो ये होता है पोस्ट एक्टिव फेज, मतलब कंप्लीट टीचर ने प्लानिंग से लेके बच्चों को पढ़ाया बीच में, और लास्ट में क्या है उनका इवेल्युएशन किया। तो इस प्रकार हमारा फेज ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी, फोटोज के माध्यम से भी समझाया है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसी आपको वीडियो लगी। और इसके बाद एक हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, और फिर इन दोनों के हम एमसीक्यूज लगाएंगे, 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।